इंट्रोडक्शन अगर हम गूगल से निकाल के दें तो कोई नई बात नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने अंदाज से मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में उनको उनको इंट्रोड्यूस करूँ कि ये एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने पहली किताब अपनी छापी थी 1977 को, और आज 2025 में इनकी राइटिंग, इनका काम रेलेवेंट है। आज भी वो जो काम कर रहे हैं वो आमिर खान बना रहे हैं। आमिर खान की एक अगली फिल्म है 19 लाहौर 1947। तो वो उनके प्ले जिस लाहौर पे आधारित है, अभी अभी कुछ साल, एक दो साल पहले भी इनकी फिल्म रिलीज़ हुई, गोडसे गांधी एक युद्ध, राजकुमार संतोषी के साथ, जो उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो ये कहिए कि जहाँ एक राइटर, एक एक्टर, एक डायरेक्टर कोशिश करता है कि ज़िंदगी में एक साल रेलेवेंट हो जाए, 2 साल रेलेवेंट हो जाए, he has been relevant to our world of arts for 50 years and counting. So, Asghar Bajaj ji, the first question is, what keeps you going every year, year after year? कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं लिखते रहने को और बनाते रहने को? देखो, ऐसा है कि जब आप अपने आसपास देखते हो एंड यू फील योर सेल्फ इन्वॉल्व, जैसे एक तो अप्रोच ये होते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, हम आई एम नॉट कंसर्न। एक होता है कि यू फील दैट यू आर इन्वॉल्व एंड यू आर डीपली कंसर्न व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। तो आपको वहाँ से जो इंस्पिरेशन मिलता है, दरअसल जो आपके अंदर एक रिएक्ट करने की फोर्स आती है, गुस्सा आता है ना, कुछ आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ कहना चाहिए, मुझे कुछ कहना चाहिए, वो बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। इस पर याद आया, मैं आपको एक बात से इसको और करता हूँ, स्ट्रेंथन करता हूँ कि मैं यूरोप में था 5 साल के लिए, मैं पढ़ाता था वहाँ। तो मुझसे वहाँ दोस्त कहते थे तुम यूरोप में रहो, तुम क्यों जा रहे हो इंडिया वापस लौट के, बहुत अच्छा है यहाँ, कभी बिजली नहीं जाती, कभी पानी नहीं जाता, कभी सड़क पे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, खाना पीना रहना सहना सब बहुत है, यहाँ तुम्हें क्या कमी है। तो मैंने कहा कमी एक है, वो क्या है कि सुबह का अखबार पढ़ के गुस्सा नहीं आता जो इंडिया में आता है ना। तो और वो गुस्सा नहीं आएगा तो मेरी सारी क्रिएटिविटी बेकार है ना। गुस्से का मतलब ये कि रिएक्शन, आप क्या किस तरह रिएक्ट कर रहे हो। तो जो हमारे अराउंड हो रहा है तो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट जो है वही आपको। एक रेलेवेंट रहने की ताकत देता है, एक काम करते रहने की एक मोटिवेशन बनी रहती है। अ, एक आपका जो फेमस प्ले है और आपकी जो फिल्म आने वाली है लाहौर 1947, इसके बारे में ये बात ज़रूर बनती है कि एक राइट नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, और बी आपकी फिल्म आ रही है, सी मैं ये सोचता हूँ कि अगर अच्छा राइटर बनना है या अपनी छाप छोड़नी है तो खतरों के खिलाड़ी बनना ज़रूरी है। सेफ सब्जेक्ट्स, बॉय मीट्स गर्ल, शायद आपको इतनी दूर लेकर ना जाए जितना एक रेलेवेंट टॉपिक, एक डेंजरस टॉपिक पे खेलने से मिलती है या ज़रूरत भी है। अ, शायद एक नॉर्मल राइटर जब लिखता है तो मेरे ख्याल से उसको राइटिंग इसलिए टफ मिलती है, टफ लगती है, क्योंकि अगर कुछ दाएं बाएं प्लस माइनस कह दिया तो लेने के देने भी पड़ सकती है। तो टेल अस अबाउट द बिगिनिंग ऑफ जिस लाहौर। देखिए, बिगनिंग ऑफ जिस लाहौर तो बहुत मतलब सिंपल थी, कोई उसमें बहुत नहीं था। कई तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो जब मिल जाते हैं, जैसे मैं लाहौर में एक आदमी जो बिजली के मीटर की रीडिंग करता था तो उससे मिला, तो उसने लाहौर की गलियों के बारे में मुझे बताया। मैं एक और आदमी से मिला उन्होंने बताया कि एक इस तरह की बूढ़ी औरत जो है वो लाहौर में रह गई थी। एक और आदमी से मिला, उन्होंने बताया कि वहाँ एक सरदार था, सिख था, जो दिन भर
लाहौर की सड़कों पर से केले के छिलके जमा करता था और वो शाम को जाके डस्टबिन में डालता था। सरदार भगत पूरन सिंह उसका नाम था। एक ने मुझे बताया कि वहाँ एक कवि था, एक शायर था जिसका नाम था नासिर काज़मी। वो रातों को सोता नहीं था, पूरी रात वो शहर में घूमता था और कहता था कि लाहौर से मुलाकात तो रात में ही होती है ना। वो कहता सारी दुनिया के बड़े काम रात में होते हैं, है ना। सारी दुनिया में फरिश्ते उतरते हैं, फूलों में रस पड़ता है, ज्वार भाटा आता है रात को, है ना। तो क्रिएटिविटी जो है वो देखना चाहता था और वो ये सोचता था कि मैं कितना रिलेवेंट, ये पाकिस्तान बना क्यों, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था और उसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो मिल गए, है ना, और जब पॉजिटिव चीज़ें आ गई सामने तो फिर ये हुआ कि ड्रामा उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर नहीं आएगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा ना। बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो नाटक बनता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट लाना है आपको। तो जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी ज़रूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल अच्छाई हो कहीं और केवल बुराई हो, है ना। हाँ। तो उस टाइप के कैरेक्टर जो हैं, जैसे वो पहलवान का है जो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो आना शुरू हुआ, है ना। इसके बाद जो रिलीजन के नाम पर लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि वो कोई बहुत ख़राब चीज़ है ना। मुल्ला और पंडित को नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन ये क्लीशे बन गया है। ऐसा नहीं है कि वो सब खराब लोग हैं, है ना, कुछ उसमें से अच्छे भी हो सकते हैं। तो इसमें एक मौलवी कैरेक्टर आया जो कि ऑनेस्ट है, ईमानदार है, छोटा। ये सारे एक्सपीरियंसेस मिल करके ये नाटक हाँ, का हाँ। उन्होंने लिया शेप। जब ये प्ले पहली बार बना, तो जब हम कोई भी चीज़ माउंट करते हैं, प्ले, बुक, फिल्म, तो कब आपको लगा कि अब ये माउंट हो जाएगा, कि अरे यार अब ये टीम सब कुछ, जब आप प्ले करते रहे हैं, मतलब मैं एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल हु आर राइटिंग, हु आर क्रिएटिंग, व्हाट हेल्प्स समबडी माउंट अ प्ले, मतलब प्ले को वाकई में पहुंचाना है लोगों के पास, तो सबसे अच्छी बड़ी चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या क्या लगता है आपको, क्या है? देखिए, जो जो चीज़ आप बना रहे हैं उसका जो सही टेकर है ना, वहाँ तक पहुँचना जो है वो हो जाए, और वो बड़ा आसान होता है क्योंकि जो टेकर है उसको भी वो ही इंटरेस्ट है, वो चीज़ है जो आपके पास है, और आपको भी वो इंटरेस्ट है कि वो चीज़ उसको अपील करेगी, है ना। तो इस नाटक को हबीब तनवीर ने पढ़ा, है ना, और हबीब तनवीर ने बिल्कुल अपना स्टाइल छोड़ करके, क्योंकि वो फोक के आदमी थे, वो छत्तीसगढ़ी आर्टिस्ट के साथ काम करते थे, वो छोड़ के उन्होंने इस नाटक को करने की बात सोची। तो काफ़ी लोगों को शक था कि कैसा होगा, है ना, क्योंकि जो इस तरह का काम नहीं करता है वो एक नया काम करे। लेकिन हबीब साहब ने जैसा काम किया वैसा बहुत मुश्किल है, और लोग नहीं कर पाए। एक मिसाल देता हूँ, एक जो कैरेक्टर है नाटक में जो कि मौलवी है, उसको एक स्टाइल देने की बात थी, एक मैनरिज्म देने की बात थी। तो हबीब साहब ने उसको जो मैनरिज्म दिया वो बड़ा ही यूनिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत जेन्युइन था। तो मैंने पूछा हबीब साहब से कि ये आपने कैसे इसको ये मैनरिज्म दिया है, ये तो बहुत बढ़िया मैनरिज्म। तो उन्होंने कहा कि आपको शायद पता नहीं हो, मेरे जो वालिद थे, मेरे पिताजी वो मौलवी थे, तो मैंने अपने पिताजी का स्टाइल और मैनरिज्म उसको दे दिया, है ना। तो लाइफ से जोड़ना। वेरी, आपने बहुत ही एक अहम टिप दी कि जो आप लिख रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको वही चाहिए, हम्म, तो इसलिए बहुत आसान भी है। आ, बिल्कुल। एक एक जैसे एक सवाल मैं इसलिए भी ऐड करना पूछना चाहूँगा कि जो राइटर का दर्जा है अलग अलग फील्ड में, चाहे प्ले हो गया, बुक हो गई, फिल्म हो गई, तीनों में अलग अलग है। जब मैं कोई प्ले देखने जाता हूँ तो देखता हूँ कि राइटर को बुलाया जाता है मंच पे, या उनकी उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो सामने हो ना हो। और किताब में तो चलो एक सामने नाम होता ही है कि ऑथर।
और लेकिन फिल्मों में एक ये देखा जाता है कि चाहे अच्छा भी काम कर लो या बुरा काम कर लो, राइटर एक सेकेंडरी सिटीजन की तरह ही देखा जाता, मतलब देखा गया है, चाहे इंडिया में हो चाहे हॉलीवुड में भी हो। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी फील्ड में आया, मतलब बुक्स, प्लेज, फिल्म, सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा, मतलब व्हाट इज़ योर फेवरेट मीडियम? जैसे हमने पहले बात की कि हाँ, आप भटकती आत्मा, आपने अपने आप को डिस्क्राइब किया कि आपने सब किया, पढ़ाया भी, हाँ, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया। घूमे भी। देखिए ऐसा है कि वर्ड जो है, जो लिखा हुआ वर्ड है, वो उसके अंदर जो पावर है और उसके अंदर जो इमेजिनेशन को वो फ्री करता है आपकी, तो वो विजुअल नहीं कर पाता। विजुअल फिक्स करता है आपके इमेजिनेशन को। तो आपको ये हमेशा उम्मीद रहती है कि ये जो वर्ड है ना, ये ग्रो करेगा, ये बढ़ेगा, ये आगे जाएगा। इसको लोग डिफरेंट इसकी मीनिंग निकालेंगे, डिफरेंट तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन वो विजुअल में आ गया तो वो स्टैटिक हो गया, वो विजुअल कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा जहाँ है। अच्छा, जहाँ तक अलग अलग मीडियम्स में राइटिंग का सवाल है, तो देखिए दोनों राइटिंग, जैसे फिल्मों के लिए जो लोग लिखते हैं, मैं उस तरह से नहीं लिखता फिल्मों के लिए। जैसे फिल्म के राइटर्स हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, लिख भी नहीं पाता। तो जो फिल्म के राइटर्स हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के राइटर हैं। उनको लिटरेरी राइटर, उनको लिटरेचर में कोई दर्जा किसी किस्म का नहीं है, ज़ीरो है। जैसे आप अगर कहें कि भाई हिंदी या उर्दू लिटरेचर में सलीम जावेद का क्या दर्जा है, तो कहा जाएगा ज़ीरो। क्योंकि उनको कोई लिटरेरी राइटर मानता नहीं है। अच्छे राइटर हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत जीनियस हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिल्म के लिए, है ना। और राइटिंग अपने आप में एक ऐसा मीडियम है, लिखा हुआ वर्ड, कि जो अपने आप में पूरा है, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है ना। इसी तरह जो थिएटर के लोग हैं, जो मान लीजिए सिर्फ प्लेज लिखते हैं, सिर्फ प्लेज लिखते हैं, तो उनकी राइटिंग भी अलग है, क्योंकि उनकी राइटिंग उस वक्त तक नहीं पूरी होती जब तक कि वो देखी ना जाए। हम्म? और प्ले में एक और मज़ेदार बात होती है कि प्ले का जो टेक्स्ट है वो कभी पूरा नहीं होता, वो हमेशा अधूरा रहता है। तो कितनी मज़ेदार बात है कि एक टेक्स्ट कभी पूरा नहीं हो रहा, कभी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, अभी भी नहीं हो रहा, अधूरा ही रहेगा वो। तो वो कमी नहीं है अपने आप में, बल्कि एक मज़ेदारी की बात है, एक इंटरेस्टिंग बात। तो इस तरह से राइटर्स के ये जो सब काम हैं अलग अलग मीडियम के हिसाब से, इनका इनका ये एक 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 सवाल हम इस पे भी छेड़ते हैं कि आजकल जैसे बॉलीवुड की स्थिति है, बहुत ही एक मतलब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ऐसा कहते हैं। एक लेखक से मैंने बात की, तो उसने क्या बताया कि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लिखते हैं, आजकल जो फाइनेंस आता है वो एक्टर के हाँ करने से आता है। एक्टर होता है इनसिक्योर प्राणी, उसको कोई अच्छी चीज़ लिखी हुई जल्दी से पसंद नहीं आती, तो फिर चीज़ बनती ही नहीं है। तो ये आपने तो फिल्मों को 50 साल से देखा है करीबी से, तो आपको क्या लगा कि वो जब अच्छी लिखावट बनती थी या बनती है, अभी भी बन रही है, लाहौर 1947 बन रही है तो तो ऐसे मौके में आपने क्या पाया कि किस फार्मूला से एक अच्छी लिखावट बन पाती है, कैसे सामने आ पाती है? महान महान लेखकों ने फिल्मों का रास्ता जो है टच करके छोड़ दिया, चाहे मांटो हो, प्रेमचंद हो, और आपने भी थोड़ा बहुत किया। गमन आपने लिखी मुजफ्फर अली के अरे साथ, क्या था, आपने क्या पूछा था कि सवाल? अच्छी लिखावट सिनेमा अच्छा में हाँ, कैसे सामने आ वो सकती है, फिल्मों में क्यों नहीं आ रही? कैसे आ सकती देखिए है? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, बहुत अच्छी लिटरेरी स्टोरीज है, जैसे तीसरी कसम, है ना, तीसरी कसम। इसी तरह की और कुछ फिल्में हैं जो बनी हैं। मुश्किल क्या हो गई है कि हम लोगों ने
या हमारे समाज ने उस तरह की फिल्मों के लिए कोई अलग स्कोप नहीं छोड़ा है ना। होना ये चाहिए था कि हर चीज़ का टेकर है। अगर मान लीजिए कि शोले देख रहे हैं 100 लोग, तो 10 लोग जो है वो तीसरी कसम भी देख रहे हैं, है ना। इस तरह का निर्माण होना, इस तरह से बात बननी चाहिए थी कि ये जो पैरेलल सिनेमा जिसे कहते थे, ये भी चल रहा है साथ साथ, और उसके बाद बॉक्स ऑफिस भी चल रहा है। नो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? मुझे लगता है एक वजह है कि जो फिल्मों की संस्कृति है, कल्चर है फिल्मों का, वो शायद बहुत ख़तरनाक है। वो बहुत ख़तरनाक है, और वो आपको सिंसियरली और जेन्युइनली काम करने में थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। तो अगर कोई लोग ऐसे आते भी हैं, एक आध फिल्म उन्होंने वैसी बनाई भी, तो वो फिर बहुत जल्दी डाइवर्ट होकर के उधर चले जाते हैं जहाँ पर वाकई जो है वो एक ग्लैमर की दुनिया, बड़ी दुनिया, बहुत बड़े पैसे की दुनिया, वहाँ उस डायरेक्शन। तो ये दरअसल है कि ऑडियंस हम लोग ऐसी बना नहीं पाए अभी। शायद बनेगी या बन रही होगी, कह नहीं सकता। और अब तो और आसान है, क्योंकि अब तो प्लेटफॉर्म जो है, अलग अलग मंच जो बदल रहे विभिन्न, हैं। हाँ, और ये भी विडंबना है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म होने के बावजूद अच्छी लिखावट शायद कब से कम बन रही है। अ, अच्छा, इसकी एक वजह और भी बड़ी मज़ेदार है कि मुंबई जो है वो हिंदी या उर्दू लिटरेचर का सेंटर नहीं है। तो आपके जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, ये जो लिखा जा रहा है हिंदी और उर्दू में, उससे बहुत दूर हैं, 1300 किलोमीटर दूर हैं, 1300 किलोमीटर दूर हैं। तो वहाँ जो लिखा जा रहा है, इनको पता ही नहीं होता कि भाई क्या लिखा जा रहा है वहाँ पर, हमें नहीं मालूम, है ना। वो गढ़ते हैं, कहानियों को गढ़ रहे हैं बैठे हुए, क्योंकि उनको ओरिजिनल कोई चीज़ पता नहीं। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि कितने लोग आपके यहाँ हैं इंडस्ट्री में कि जो रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी, या हिंदी तो नहीं है रीजनल लैंग्वेज, और उर्दू भी नहीं है, लेकिन ये कि जो और लैंग्वेजेस हैं दूसरी, उनको जानते हों, पढ़ते हों। अगर आप हिंदी नहीं जानते, उर्दू नहीं जानते, तो इस पूरे हिंदी उर्दू रीजन का जो पूरा जिसको डायस्पोरा है, तो इसको कैसे आप समझोगे? लैंग्वेज नहीं आती आपको, है ना। जब ये लैंग्वेज नहीं आती तो लिटरेचर नहीं आता, जब लिटरेचर नहीं आता तो आपको नया क्या हो रहा है उसकी कोई ख़बर नहीं है। आप अपने अपने इमेजिनेशन की दुनिया में हो, है ना। वही थोड़ा सा यहाँ से लिया, थोड़ा सा वहाँ से लिया, थोड़ा सा वहाँ से लिया, कहानी बनाई, चलो बना लो। एक्टर ने हाँ बोल दिए, फाइनेंसर ने हाँ बोल दिए, अब जल्दी से माउंट करो। हाँ, बस ये हो रहा। वजाद जी, एक सवाल इस पे आता है कि आपकी जो पहली किताब है, हम्म। आपने आपकी पहली किताब कब छपी, आपकी बुक्स की जो जर्नी है उसको हम ब्रीफली जानना चाहेंगे कि व्हेन डिड यू राइट योर फर्स्ट बुक? देखिए, हमारे ज़माने में जब मैंने लिखना शुरू किया, तो शायद किताब छपवाना या किताब का छपना काफ़ी मुश्किल काम माना जाता था, है ना। मैंने लिखना शुरू किया 1964-65 में, है ना, 50 साल से ज़्यादा हुए। और हमारी किताब कोई छापने को तैयार नहीं था, कोई नहीं छापता था। हमारे दोस्त थे, उनकी भी किताब कोई नहीं छापता था। तो हम लोगों ने कहा यार कोई नहीं छाप रहा हमारी किताब, हम क्या करें, है ना। तो उसने कहा ऐसा करते हैं कि 4 लोग हम मिल जाते हैं, हम 4 लोगों की कहानियाँ साथ लगा के और फिर छपवाएं। ठीक है, कुछ पैसा भी लगा देंगे थोड़ा बहुत। तो इसी दौरान पता चला कि हमारे एक दोस्त थे जो कवि थे, और उनका उपनाम था घायल, घायल। तो वो पब्लिशर हो गए, घायल साहब। तो घायल ने कहा मैं छाप दूंगा तुम लोगों की किताब, छाप। तो उन्होंने, फिर 4 लोगों में से 2 अलग हो गए। फिर मेरी कहानियाँ और पंकज बिष्ट एक राइटर हैं हिंदी, हम दोनों की कहानियाँ उन्होंने छापी, अंधेरे से नाम से। तो वो पहली किताब थी।
अब उसके साथ अच्छी बात ये हो कि रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए। इसके बाद फिर शॉर्ट स्टोरीज़ के कलेक्शन, नॉवेल और एक पोइट्री। ट्रायोलॉजी। पोइट्री नहीं की साहब मैंने। पोइट्री को मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो मेरे बस की नहीं है। वो पोएट जो है, पोएट, और वो भी अच्छी पोइट्री, मतलब अच्छी पोइट्री जो है वो कहते हैं ना कि वो प्रोफेटिक होती है ना। अच्छा पोएट जो है वो प्रॉफिट है एक तरह। नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज़, ट्रेवलॉग्स, ट्रेवल मैंने बहुत किया, और ट्रेवल उन जगहों का किया जहाँ लोग जाते नहीं हैं। जैसे जो टूरिस्ट जगह है, टूरिस्ट जगह को छोड़ करके जो ऐसे नॉन टूरिस्टिक प्लेसेस हैं वहाँ जाना मुझे पसंद है। जैसे इंडिया में भी मैं ज़रा मिज़ोरम और नागालैंड और वो नॉर्थ ईस्ट में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। ताजमहल देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ड्रामा ड्राफ्टिंग के प्लेटफॉर्म से ही हमने एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात की थी जो मैं चाहता हूँ कि और लोग सुने। कि किसी ने पूछा कि आइडियोलॉजी और राइटिंग का क्या मिश्रण सही है, क्या क्या तालमेल है। हम्म। तो आपने इस बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य बताया था। हाँ। चाहता हूँ कि नए लोगों के सामने बताएं। देखिए मज़ेदार किस्सा है ये। बात दरअसल बताई थी आ, ऋत्विक घटक ने। ऋत्विक घटक जो हैं वो दिल्ली आया करते थे कभी, और ये उनकी ज़िंदगी के वो दिन थे जो कि तरह से जुक्ति तर्क गप्प उन्होंने बनाई थी उसी टाइम पे। तो हमारे कुछ फिल्म क्रिटिक दोस्त थे, तो उनके साथ हम लोग उनसे मिलने जाते थे, ऋत्विक घटक से। तो जब उनके पास पैसे होते थे तो वो जनपथ होटल में ठहरते थे, और जब नहीं होते थे तो काली बाड़ी में ठहरते थे। तो दोनों जगह जाते थे, और उनके पास जाने की एक शर्त थी कि कुछ लेके जाना है। क्या लेके जाना है ये आपको पता है। तो हम लोग चंदा करके वो लेके जाते थे, और जब तक वो लेके नहीं जाएंगे वहाँ एंट्री नहीं होगी। वो टिकट था, वो टिकट था। तो वो दादा के सामने रख दी जाती थी, तो दादा फिर वेलकम करते थे, हाँ भाई बैठो। तो बातचीत होती थी। दादा अपना जो मन में आता था। जैसे एक बार किसी ने पूछा कि दादा आप सत्यजीत रे के साथ फिल्म क्यों नहीं बनाते। तो दादा ने कहा सत्यजीत रे को अगर म्यूजिक आता होता तो मैं उसके साथ फिल्म बनाता। कह रहे, उसको म्यूजिक नहीं आता। साहब ठीक है दादा। फिर दादा से एक बार पूछा गया, दादा ये बताओ कि आर्ट और आइडियोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। तो दादा ने कहा कि अरे तो बहुत इजी है, तुम लोग नहीं जानता। मैंने कहा नहीं हम नहीं जानते। कि वही रिलेशनशिप है जो दाल और नमक का है। अगर आर्ट में आइडियोलॉजी ज़्यादा हो गई, नमक ज़्यादा हो गया, तो वो आप नहीं खा पाओगे। तो इसलिए जो कंटेंट है और जो फिलॉसफी है, जो आइडिया है, उनका दोनों का जो मिलावट है वो ऐसी होना चाहिए जैसे दाल में नमक। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जो बहुत हाईली आइडियोलॉजी पर बेस्ड रही हैं, है ना, और लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। क्योंकि लोग आइडियोलॉजी देखने नहीं जाते ना, लोग जा रहे हैं भाई अपने मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। तो इंटरटेनमेंट के साथ अगर आप कोई आइडियोलॉजी दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं दे सकते तो मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। उसके बाद दादा एक दिन कहने लगे कि मैं इंदिरा गांधी से मिलना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी के पास। तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं। दादा ने अपॉइंटमेंट लेने का क्या सवाल, दादा अपॉइंटमेंट लेके ही मिलता है। तो एक टैक्सी की गई, हम लोगों ने दादा को बहुत समझाया कि देखो प्राइम मिनिस्टर है दादा, वहाँ जा रहे हो बिना किसी अपॉइंटमेंट के। कह रहे नहीं तुम लोग चलो मैं देखूंगा। तो हम जो है वन सफदरजंग रोड पर रहती थी इंदिरा जी, सुबह का वक्त था, टैक्सी वहाँ रुकवा दी गई। दादा ने कहा खोलो गेट। तो गार्ड वार्ड आ गए, उन्होंने कहा आप कौन है, क्या है, कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बोलो, इंदिरा को बोलो मैं आया हूँ, आओ। वो मेरी क्लास फेलो थी शांति निकेतन में, है ना। शांति निकेतन में हम पढ़ता था साथ, जाओ बोलो जाके।
और ये गाड़ी के बोनट पे बैठ गए। है ना। और हम लोग इनको समझा रहे हैं, दादा वापस चलो, दादा वापस चलो। नहीं नहीं नहीं, हम मिल के जाएगा। अब फिर उनके सेक्रेटरी आ गए, स्टाफ के लोग आ गए, सारे लोग आ गए। जब देखा कि बहुत मतलब, तो फिर अंदर से ये मैसेज आया कि हाँ उनको भेज दो। तो दादा गए। तो इस तरह के काम जो है वो दादा करते थे। तो उसी में ये डिफिनीशन भी उनकी बताई हुई थी। आइडियोलॉजी और आर्ट का कितना हाँ। मिश्रण जोड़ा जाए। हम्म, आ, आ, वजाज जी, एक और बात हाँ। आप हमने पिछले एक बार ड्रामा ड्राफ्टिंग में की थी जो आप फिर से दोहराना चाहेंगे, कि भटकने के बारे में, कि एक लेखक का डिसिप्लिन कितना होना चाहिए। एक आजकल एक दौर आ चुका है कि डिसिप्लिन, टाइमलाइन, डेडलाइन, और सुबह उठो, इतना काम करो, 6 घंटे, 70 आवर्स काम करो, कोई कहता है 40 घंटे काम करो। हम्म। आपने कुछ इस बारे में कहा था भटकने के बारे में, कि भटकना भी शायद एक शास्त्र है। आप कुछ इस बारे में रोशनी हाँ, डालिए। घूमने के बारे में कह रहे हैं। हाँ। देखिए, लर्निंग जो है उसकी वो कई तरह से लर्निंग है। एक लर्निंग वो है कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक लर्निंग होती है कि आपके लाइफ के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। एक बहुत मशहूर राइटर, गोरकी नाम सुना होगा आपने। गोरकी की ऑटोबायोग्राफी है। गोरकी की ऑटोबायोग्राफी का एक सेक्शन जो है उसने लिखा है, मेरे विश्वविद्यालय, माई यूनिवर्सिटीज़, जहाँ मैं पढ़ा हूँ। और जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कभी किसी यूनिवर्सिटी में वो नहीं गए। उन्होंने जूते की दुकान में काम किया, वो यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने मजदूरी किया कहीं, वो यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने और एक रेस्टोरेंट में काम किया, वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ उन्होंने सीखा, लर्निंग हुई, रियल लर्निंग। और उन्होंने ये भी लिखा कि बाद में मैंने जीवन में, बाद में जब पढ़ना लिखना सीख लिया, तो मुझे पता चला कि मैं अब जो किताबों में पढ़ता हूँ वो मैं जीवन में देख चुका हूँ। ऐसे लोग मुझे मिले थे जो ऐसा बोलते थे, ऐसा कहते थे। तो ज़िंदगी जो है वो एक लर्निंग है। अब अगर हम अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे, बाहर कहीं नहीं जा रहे, किसी से नहीं मिल रहे, तो हमारी वो लर्निंग नहीं होगी। तो उस लर्निंग के लिए जो है घूमना, ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग वैसी कि मतलब सिर्फ इमारतों को देखना नहीं, बल्कि जिसको मैं कहता हूँ सोशल टूरिज़्म, है ना, कि आप लोगों से मिल रहे हैं। मैं अंडमान निकोबार गया, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर लोग जाते हैं 4 दिन के लिए, तय है, एक दिन में ये देखें, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, और चौथे दिन ये, 5वें दिन वापसी फ्लाइट। तो मुझसे वहाँ लोगों ने कहा, तो आपकी फ़्लाइट फिर आप 5 दिन के बाद वापस? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 महीने यहाँ रहूँगा। वो कहा, अरे 1 महीने क्या करेंगे आप? तो मैंने कहा देखो क्या करते हैं। वहाँ की जो बाज़ार थी, वहाँ चाय के जो दुकानें थी, वहाँ जाके चाय पीता था। एक चाय पी, दो चाय पी, तीन चाय पी, चार चाय पी, बैठे हैं वहाँ। और लोग आ गए, वो भी बैठे हैं। धीरे धीरे उनसे बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई दुकानदारों से। और वो दोस्ती इतनी बढ़ी कि मुझे बारात में जाने के इनविटेशन मिलने लगे कि हमारी लड़की की शायद बारात जा रही है, आप चलो साथ, लड़के की बारात जा रही। और वहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कोई टूरिस्ट नहीं देख सकता। एक आदमी मेरे पास आए, उन्होंने एक करेंसी नोट दिखाया। करेंसी नोट के ऊपर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ जापान, 10 रुपी नोट। मैं कहा ये यार, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने 10 रुपए का नोट कब निकाला, कहाँ निकाला, हमें आज तक पता नहीं चला, ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान ने अंडमान निकोबार को ऑक्युपाई कर लिया था, और वहाँ करेंसी चलाई थी, ये वो है, वाह। जो बहुत रेयर है, आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। इसके बाद उन्होंने एक मुझे फ़ोटो दिखाया, एक लड़की का फ़ोटो था और एक बूढ़ी औरत का फ़ोटो था। तो जो लड़की है उसके कुछ तो जापानीज़ फीचर थे, बूढ़ी औरत जो थे उसके इंडियन फीचर थे पूरे।
तो कहने लगे इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। कहने लगे कि जापानी सोल्जर जो थे यहाँ, एक जापानी सोल्जर का अफेयर हो गया लोकल किसी लड़की के साथ, और वो इतना बढ़ा कि उन्होंने छुप करके शादी कर ली। अब आर्मी ड्यूटी पर कोई आदमी है और वो छुप के शादी कर रहा है, ये अपने आप में इतना बड़ा आर्मी में क्राइम कि उसको गोली मार दी जाएगी। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, और दूसरी तरफ ये हुआ कि जापान लड़ाई हारने लगा। तो इन लोगों को ऑर्डर हुआ विड्रॉ करने का कि यहाँ को छोड़ के वापस आओ जापान। अब ये आदमी परेशान था कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ करके, जो बच्चा होने वाला है, वो जाऊं छोड़ के या मैं नहीं जाऊं, रुक जाऊं। अच्छा, अगर वो रुक जाता तो उसको ढूंढ करके वो गोली मार देते ज़रूर कि ऑर्डर नहीं मान रहा। अगर वो चला जाए तो ये इसका क्या होगा, है ना। तो फाइनली वो चला गया था, वो चला गया था। और इसके जो बच्ची हुई उसकी फ़ोटो थी, जो कि जापानीज़ फीचर हैं, और जो माँ है वो इस तरह की तस्वीर लोगों ने वहाँ दिखाई। तो मतलब सोशल टूरिज़्म जब आप करते हैं तो फिर सोसाइटी के साथ आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो रेयर हैं, वो फिर और जगह आपको नहीं मिलेगी। वजाक जी, ऐसे आप लिखते हैं और आपने अलग अलग किस्म की राइटिंग की, अलग अलग बुक्स लिखी, प्लेज लिखे, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सक्सेसफुल राइटिंग, हिट मतलब जो, या चलने वाली राइटिंग, या जो जो राइटिंग जो यू नो एनीथिंग दैट दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, सच पर आधारित होती है बहुत बार कि कहीं ना कहीं इसका लिंक सच्चाई से होता है। तो आप सच्चाई पिकअप कैसे करते हैं? क्योंकि आपके पास, जैसे आपने टॉपिक ले ली, जैसे जिस जिस लाहौर मान लीजिए, अब आपने सारे किस्से तो खुद देखे नहीं होंगे, हम्म। तो जो जो किस्से आपने देख के इंस्पायर होके लिखे हैं वो तो लिखे हैं, तो हम्म। प्लॉट पॉइंट्स या स्टोरी या कैरेक्टर्स, हम्म। और जो आप अपने रूबरू नहीं हो पाए हैं और कहीं और से इंस्पायर होना है, तो वो आपका मटेरियल क्या रहता है? रॉ मटेरियल वो ठीक। क्या, कोई प्योर प्योर वो किताबें रहती हैं, अखबार होती है, कहा सुनी होती है? कैसे आप कोशिश करते हैं कि यार अच्छी चीज़ हाथ में लगे, ऐसा नहीं कि कोई फेक चीज़ हम दे रहे हैं ऑडियंस को? देखिए, वो बताता हूँ आपको मैं। और उससे पहले आपकी बातचीत में कुछ मुझे याद आ गया एक चीज़ और, कि राइटर्स जो हैं या और भी डिसिप्लिन के लोग, वो काफ़ी रहते हैं रिकग्निशन, हमें कोई अवार्ड मिले, हम्म। हमें कोई बहुत बड़ा सम्मान मिले तो हमको माना जाए, हाँ भाई आप बहुत बड़े राइटर हैं। लेकिन दरअसल जो राइटर को सही खुशी होती है, वो खुशी होती है कि जब उसका रीडर उससे उससे बात करता है। और ये बड़ा इत्तेफाक है कि मेरे साथ ये होता है कि रीडर जो हैं, मैं उनको भी इनकरेज करता हूँ, ख़ुद भी उनसे। रात में 2 बजे फ़ोन आता है, और कहाँ से? पंजाब से। और वो आदमी ये कहता है कि मैंने अभी अभी आपका नावल उपन्यास ख़त्म किया, और पीछे नंबर लिखा हुआ था, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, 2 बजे रात को मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। अब 2 बजे रात को फ़ोन करने वाले को आप कुछ कह भी नहीं सकते कि तुमने क्यों फ़ोन किया, कैसे किया यार, रात का 2 बजा है, तुमने जगा दिया मुझे। लेकिन वो तो आप कह रहा है कि यार मैं रोक ही नहीं पाया अपने को। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अवार्ड जो है वो नहीं हो सकता। बाकी अवार्ड जो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। और आपका जो सवाल था, देखिए क्या होता है कि एक चीज़ होती है कि जब आप कहीं चले जाते हो, इमेजिनेशन में ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ आप और आपका कैरेक्टर और आपका सब्जेक्ट जो है वो एक हो जाता है। इसकी लोग एक एग्ज़ाम्पल देते हैं बड़े मज़े की, कि टॉल्स्टॉय, जिनका वो अन्ना कैरेनिना मशहूर नावल है, तो वो किसी होटल से उतर रहे थे सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियाँ ऐसी थीं कि एक आदमी चढ़ सकता था और एक उतर सकता था। तो एक नीचे से चढ़ रहा था और इनको उतरना था, तो वो रुक गए ऊपर।
तो जब ये आदमी ऊपर तक पहुंच गया तो उसने कहा कि आप उतर सकते थे, आप क्यों रुके रहे? तो चार्ल्सा ने कहा मैं अकेला कहाँ था, मेरे साथ अन्ना अन्ना कैरेरन भी है ना। तो मतलब अपने कैरेक्टर्स के साथ घूम रहा है, अपने कैरेक्टर्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, इमेजिनेशन है ना सर। तो इस तरह से ये जो फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं सारी की सारी, इनको आप जीने लगते हैं। जैसे आप इनको जी रहे हैं तो आपके आपके लिए वही ज़िंदगी बन गई है ना। वही ज़िंदगी बन गई, आप जी रहे हैं, और जीने की वजह से आपके इमेजिनेशन जो है बढ़ रहा है, इमेजिनेशन आपका बढ़। तो ये इस तरह से आप पूरे सब्जेक्ट को जो है वो जस्टिस। कर पाते हैं। तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई जब लिखते हैं तो आप इतने इन्वॉल्व अगर हो जाते हैं कि जहाँ पे अब कैरेक्टर, राइटर, प्लॉट हम्म। सब समा गया है, हम्म। तो शायद एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन के आए सामने जो हम्म। लोगों को प्रभावित करे सही कि सही, अच्छी चीज़ बनी यही है, यही होता है। अच्छी चीज़ लिखा गया है। हम्म। वेरी इंटरेस्टिंग। Bajaj ji, I think before opening the platform for others to come and join, एक बात ये पूछनी है कि आपके इतने सारे करंट रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मारे गए सुकुमार और लाहौर 1947, इसकी एक टेबुलेशन हम चाहेंगे कि कुछ आप खुद ही करें कि क्या क्या आज के दिन में आप किस चीज़ में आप व्यस्त रहते हैं या क्या चीज़ आप। मतलब आजकल क्या कर रहा हूँ? हाँ, कि कुछ छूट गया हो कि मारे गए सुकुमार, हाँ ना ना लाहौर 1947, आई मीन दैट इटसेल्फ इज बिग। ये तो इस 10 इयर्स में एक फिल्म बन जाए अपनी राइटिंग पे तो हाँ। भी बड़ी बात है, बट आप इतने प्रोलिफिक राइटर रहे हैं। देखिए इत्तेफाक से ये हुआ कि लोग कहते हैं कि उनको सब्जेक्ट नहीं मिलते, कम सब्जेक्ट होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़ास तौर से बुढ़ापे में आके उनको लिखने को कुछ बचता नहीं है। लेकिन मुझे ही लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी चल रही है, लाइफ तो चल रही है ना। तो आपको कुछ क्यों नहीं मिल रहा? मिलना चाहिए, है ना। तो लगातार लिखने के पीछे जो है वो ये राज है। देखिए एक एक नाटक के ऊपर जो मैंने काम किया था, अभी भी कर रहा हूँ, एक ग्रीक ट्रेजेडी है, नहीं कॉमेडी है, लिस्त्राते। ये ईसा से 700 साल पहले स्टेज हुए थे, कॉमेडी है जिसमें कि, तो मुझे लगा कि ये कॉमेडी है लेकिन जो इसका बेसिक आइडिया है, वो बेसिक आइडिया इतना बढ़िया है कि इससे एक सीरियस नाटक बन सकता है ना। तो उसको लेके फिर मैंने एक सीरियस नाटक बनाने की कोशिश की है, अभी भी कर रहा हूँ। और जहाँ तक शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का सवाल है, तो आजकल मैं 1 मिनट स्टोरीज़ लिखता हूँ। मतलब बहुत छोटी छोटी ऐसी कहानियाँ जो डायलॉग्स में भी होती हैं, बजाय कविता के वो सुनाता हूँ आपको। ना, इरशाद। देखिए एक गुरु और चेला, उसके बीच के डायलॉग्स हैं। वो दुनिया की बहुत सी बातों पर, हर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो चेले ने पूछा गुरु से, गुरु जी अगर एक सुंदर स्त्री के पीछे उसके दो प्रेमी लड़ रहे हों तो सुंदर स्त्री को क्या करना चाहिए? सवाल। तो गुरु ने कहा तीसरे प्रेमी की तलाश। तो चेले ने कहा कि क्यों गुरु जी? तो गुरु ने कहा देखो, सुंदर स्त्री के पीछे लड़ने वाले प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेमी जो होगा वो कभी लड़ेगा नहीं। तो वो प्रेमी जब है ही नहीं तो तीसरे की तलाश करना पड़ेगी क्योंकि वो तो लड़ रहे हैं ना। है, तो ये कहानी है पूरी। वाह, वेरी इम्पैक्टफुल। कुछ एक और हाँ मिल तो सकता है तो। थैंक यू कि गुरु जी ईमानदारी क्या है? गुरु जी ईमानदारी क्या है?
शिश ये एक बहुत ही भयानक जानलेवा बीमारी का नाम है। क्या ये हमारे देश में भी होती है? हाँ गुरु, हाँ शिष्य, बहुत पहले हैजा, टीबी, प्लेग की तरह ये हमारे देश में फैलती थी और लाखों लोगों को चट कर जाती थी। और अब गुरुजी, बेटा अब उस दवा का नाम पता चल गया है जिससे ये बीमारी रोकी जा सकती है। उस दवा का क्या नाम है गुरुजी? आज बच्चे बच्चे की ज़बान पर उस दवा का नाम है लालच। लालच। वाह वाह। एक पॉलिटिकल थोड़ा, क्रांति क्या है गुरुजी? क्रांति, क्रांति क्या है गुरुजी? ये एक बहुत छोटी सी खूबसूरत चिड़िया का नाम है क्रांति। ये कहाँ होती है, कहाँ मिलती है? यानी ये चतुर लोगों की ज़ुबान पर और सरल लोगों के हृदय में। वाह वाह वाह। चतुर लोग इसका क्या करते हैं? चतुर लोग इसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसकी सराहना में गीत गाते हैं और मौका आने पर इसको चबा जाते हैं। और सरल लोग इसका क्या करते हैं? उनके हाथ ये कभी नहीं आती। आप अगर क्रांतियों का इतिहास देखिएगा तो जिन लोगों ने बेचारों ने क्रांति की है ना, वो लूशन की कहानी है ना, आक्यू की कहानी, वो क्रांति उसने की। क्रांति करने के बाद जब वो अपने गांव गया उसने देखा कि अरे अब तो मेरा बहुत अच्छा वहाँ होगा, तो वहाँ लगा कि जिनके खिलाफ उसने वहाँ स्ट्रगल किया था वही लोग क्रांति के लीडर बन गए। वाह तो वाह। क्रांति का सारा फायदा उन्हीं को मिल गया साहब, वो बेचारे रह गए जिन्होंने किया था, है ना। तो ये तो बहुत इस ही तरह आई की थिंक सीरीज है पूरी। ये गुरु चेला संवाद की कहानियां हैं और एक मेरे ख्याल से संवाद। वी कैन फ्रीज दिस इन द क्या बोलते हैं ना फ्रेम ऑफ टाइम, जो क्रांति के बारे में आपने कहा, हम्म, मतलब माइंड ब्लोइंग, और सिर्फ आधे मिनट के अंदर हम्म, कि सिर्फ क्रांति के बारे में सोचना, क्रांति लाना व्यर्थ है, क्योंकि आखिरकार जिसके अगेंस्ट में आप क्रांति लाते हैं वही उसका फ़ायदा उठा के और आगे बढ़ चुके होते हैं। तो देखो व्यर्थ तो शायद ना हो, लेकिन ये कि बहरहाल जो बेनिफिट है, मेन जो फायदे बेनिफिशियरीज ऑफ। बेनिफिशियरीज हैं वो लोग होते हैं कि जो पहले से सत्ता में हैं। हाँ। अब जैसे कि जब जिन कंट्रीज़ में सोशलिज्म था पहले ना, और सोशलिज्म ख़त्म हुआ, फ्री मार्केट हो गई, फ्री मार्केट हो गई, तो उसमें जो लोग सामने आए, जिन्होंने पैसा जिनके पास था, वो सब वो थे जो कम्युनिस्ट रिजीम में लीडर थे कम्युनिस्टों के। उन्हीं के पास पैसा था, उन्होंने निकाला वो पैसा, है ना। और वही जो है, वो पहले भी वो थे लीडर, हम्म। पहले भी वो एम्पावर थे और फिर बाद में भी एम्पावर हो गए। हम्म। ऐसा भी हुआ, हम्म। मतलब हर जगह नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। इसी इसी बात पे एक मेरे ख्याल से एक लास्ट बात मेरे को दो ध्यान में आ रही है कि चैट जीपीटी, हम्म, कि चैट जीपीटी भी एक क्रांति लेके आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑलरेडी अकम्पलिश्ड राइटर है वो तो इसकी एक अहमियत देखता है कि चलो रिसर्च मिल जाएगी, कुछ आइडियाज़ देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि कॉमन मैन इसके फ़ायदे उठा पाए, नहीं ना उठा पाए। बट आपका क्या एक थिंकिंग है चैट जीपीटी के बारे में, कि क्या क्या इसके इस्तेमाल और क्या इसके दुरुपयोग क्या लगते हैं आपको आगे? देखो मुझे तो ये लगता है कि ठीक है, अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको बड़ी मुश्किल से कहीं मिलती है और वो आसानी से मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा ये कि मतलब ये ह्यूमन नॉलेज की किताब जब छपी पहली बार संसार में, तो क्या था, वो भी एक बहुत बड़ी क्रांति, वो भी वो थी जो आप बोल रहे हो, है ना, कि यार ये नॉलेज अब सब लोगों तक चली जाएगी, सारे लोगों को नॉलेज मिलेगी सर। तो नॉलेज पे जो मोनोपोली है ना, वो मोनोपोली टूट रही है, वो टूटे तो बहुत अच्छा है ना सर। इस पे याद आया, एक नाटक है मेरा तुलसीदास के ऊपर, महाबली नाम से।
तो वो भी इसी के ऊपर है। खैर वो तो अलग बात है। तो ये अच्छा है जो हो रहा है, बहुत अच्छा। कुछ एक आखिरी बात, कुछ एक नोट ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, आप लोग बोलिए, मैं तो थक चलिए गया बोलते ठीक है। बोलते। अब अब आपका अब आपका नंबर है। हाँ, अब अब हम आप लोगों का नंबर है। दर्शकों के पास आते हैं। हाँ। नमस्कार सर, मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा है। अभी क्रांति की बात जैसे उठी तो उसी के ऊपर सवाल है कि एक जमाना था सर जब इंडिया में कम्युनिस्ट या जैसा अभी इंदिरा गांधी के टाइम हुआ है उससे पहले का टाइम, कम्युनिस्ट हमेशा सेकंड नंबर पे होते थे। मतलब पहले अगर कांग्रेस और इंडिया की जो मतलब अब उनकी विचारधाराओं के हिसाब से गरीब और सबको समानता, आज के टाइम में वो विचारधारा रिलीवेंट है? क्योंकि अब तो कुछ दिखता ही नहीं, या तो अब आप कैपिटलिस्ट और अब दुनिया के स्ट्रक्चर देखें और इंडिया की सब आज की वो डाटा वगैरह देखें तो जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। तो इसके बारे में क्या है सर? बैठे बैठे पूछ सकते हैं, चला नहीं। देखिए, आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैंने एक छोटी कहानियों की सीरीज लिखी है। 75 के ऊपर के हो गए क्रांतिवीर। क्रांतिवीर एक रिवोल्यूशनरी का नाम है। तो वो नाउ ही इज़ मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। ये कहानी की सीरीज़ है, वो तो अलग बात है। उसमें ये सारे इश्यूज आए हैं जो अभी आप उठा रहे हैं। देखिए, असली बात क्या होती है कि आप किताबों में लिखी हुई बात को व्यवहार में लाएं। अगर किताबों में लिखी हुई बात किताबों तक ही रह गई, आपके डिस्कशन में ही सिमट के आ गई और वो रियलिटी से जुड़ नहीं पाई। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, बहुत समझदार आदमी हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी से चीज़ों को जोड़ नहीं रहे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे सिद्धांत में। तो ये लोग सिद्धांत में फंसे हुए लोग हैं, सिद्धांत में फंस गए, ये व्यवहार में नहीं आ पाए। व्यवहार में अगर आते तो ज़्यादा इनको फ़ायदा हो। और आपको याद होगा, पहली जो पार्लियामेंट थी उसमें लार्जेस्ट सेकेंड पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। क्यों थी? कि उस वक़्त ये व्यवहार में थे, काम करते थे लोगों के बीच में। फिर लोगों के बीच में काम करना बंद कर दिया, बैठ के किताबें पढ़ने लगे। क्रांतिवीर कहानी में लिखा है मैंने, एक उसका छोटा सा, कि क्रांतिवीर को अंग्रेज़ी आती थी, स्पेनिश आती थी, फ्रेंच आती थी, जर्मन आती थी, पुर्तगीज़ आती थी, लेकिन हिंदी नहीं आती थी। तो लोगों ने कहा क्रांतिवीर से कि तुम इंडिया में रिवॉल्यूशन कैसे करोगे, तुम्हें हिंदी नहीं आती। तो क्रांतिवीर ने कहा कि जब इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, पुर्तगाल में क्रांति हो चुकी होगी तो इंडिया में अपने आप हो जाएगी। फिर मिलेगा नहीं। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप लोगों से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। लोगों से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। और लोगों से रिलेट करने का एक बहुत बड़ा आज मीडियम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। आप लोगों के, देखिए, लोगों के दिमाग पर हुकूमत करना आज बहुत बड़ी बात है। जो दुनिया की बहुत बड़ी शक्तियां हैं वो वैसे हुकूमत नहीं कर रही हैं फिज़िकली, वो आपके दिमाग पर हुकूमत कर रही हैं। आपका, हमारा जो माइंडसेट है वो बना रही हैं बैठी हुई। और हमारा बन जाता है माइंडसेट और हमें पता भी नहीं चलता। अरे हम अब ये करने लगे, कोई सोचता नहीं वैसे। और कोई सवाल हमसे? देखिए हाँ। बुकर्स अवार्ड जो 25 अभी जो इस साल अभी हाँ। कन्नड़ की लेडी को मिला है। हाँ हाँ। सॉरी, मुझे उस किताब का नाम हाँ हाँ, उस किताब का नाम क्या है? Handful of ducks. हाँ, But नहीं, H से काम है। एप्पल को समथिंग। हाँ, yes, yes, apple. Yes, I'll just take it. तो वो एक उसने शॉर्ट स्टोरीज पे ऊपर पहली बार अवार्ड मिला है, बुकर्स अवार्ड मिला है। वो भी ट्रांसलेशन के ऊपर मिला है और ट्रांसलेशन करने वाली लेडी है वो भी कन्नड़ से है। उससे पहले वो जो गीतांजलि श्री हाँ हिंदी में, हाँ, वो हिंदी का ट्रांसलेशन किया है। तो इस तरह से जो रीजनल लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशंस हैं, Heartland. या हार्टलैंड, हाउ गुड इट इज। देखिए, जो हम बात कर रहे थे ना कॉलोनियल माइंडसेट की बात, अब देखिए, एक किताब अंग्रेज़ी में जाती है
और उसको अवार्ड मिल जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ है? कन्नड़ में सबसे अच्छी लिखी हुई वो किताब है, क्या मतलब हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हुँ? मतलब कन्नड़ में लिखी गई मान लीजिए 500 किताबें हैं, एक किताब का अनुवाद होता है अंग्रेज़ी में, उसको अवार्ड मिल जाता है और पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा होती है और इंडिया के लोग बड़े खुश होते हैं, हाँ उसको अवार्ड मिल गया। इसका मतलब ये है कि कन्नड़ में लिखी गई वो बेस्ट किताब है? क्या ये कोई इंश्योर कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो वो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है कि अंग्रेज़ी में हो और उसको अवार्ड मिले तो हम उसको बहुत बड़ा लेखक मानेंगे। वैसे तो वो बड़ा लेखक है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है ना? ये मतलब मेरी समझ है, ये हो सकता है कि और आप नहीं कोई एग्री नहीं करे, ठीक है। लेकिन इसी तरह से नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ आपको जानते हैं आप कि ये शर्त है कि किसी यूरोपियन लैंग्वेज में वो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आप यूरोपियन लैंग्वेज की सुप्रीमेसी को मान लीजिए, है ना? आप मान लीजिए कि आपकी लैंग्वेज जो है वो जाहिलों की लैंग्वेज है, वो नाकारा लोगों की लैंग्वेज है, वो बेकार है, उसके कोई काम की लैंग्वेज नहीं है, ये सब मानिए। अंग्रेज़ी में करिए या फ्रेंच में करिए, है ना? तब आपको वो अवार्ड जो है मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राइटिंग का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ट्रांसलेशन का है। हिंदी के एक कवि थे निराला, आपने उस नाम सुना हो। तो गांधी जी ने कहीं बयान दे दिया कि टैगोर सबसे बड़े कवि हैं भारत में, इंडिया के सबसे बड़े पोएट हैं। तो निराला जी का थोड़ा सा दिमाग भी रहता था, अपसेट रहता था। तो इलाहाबाद में इन्होंने देखा कि तांगे पर एक बकरी चली जा रही है ना? तांगे पर एक बकरी चली जा रही है, तो ये समझ गया कि गांधी जी आए हुए हैं आज के। तो सीधे ये आनंद भवन पहुंच गए। आनंद भवन में पता चला हाँ गांधी जी आए हैं, तभी वो बकरी आई थी तांगे पर। तो उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ गांधी जी से। तो उनके सेक्रेटरी जो थे उन्होंने कहा भाई गांधी जी बिजी हैं, टाइम नहीं उनके पास मिलने। कह रहे नहीं मैं मिलूँगा। प्यारे लाल सेक्रेटरी थे उनके। तो जब उन्होंने देखा कि ये पागल सा आदमी है, ये ज़बरदस्ती घुसना चाहता है और ये जा नहीं रहा और बहुत ज़्यादा ये लंबा तड़ंगा है ना, फिज़िकली बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 2 मिनट के लिए आपको मिला देते हैं। तो ये गए तो उन्होंने कहा आपने ये कहा है टैगोर सबसे बड़ा कवि है भारत का? उन्होंने कहा हाँ कहा है इसका मतलब है कि आपने भारत के सभी कवियों को पढ़ा है? सभी कवियों को पढ़ा है? कहा मुझे पढ़ा है आपने मेरी कविता? तो कहा नहीं आपको तो नहीं पढ़ा। तो कहने जब आपने मुझे नहीं पढ़ा तो ये कैसे कह दिया आपने कि टैगोर सबसे बड़ा पोएट? मतलब ये है कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो गया और ये माना जाने लगा कि सबसे बड़ी किताब है, तो वो ज़रा सोचिए उसके बारे में। प्रिविलेज मैं का एक बहुत बड़ा आपने एक उदाहरण दिया कि भाई प्रिविलेज एक आप अगर आप एंट्री कर पाते हैं, ट्रांसलेशन कर पाते हैं यूरोपियन लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप उस श्रेणी में आ जाते हैं कि जहां आपकी एडवांटेज किसी और लेखक के प्रति ज़्यादा है और चांसेस ऑफ जो है सक्सेस, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे ख्याल से नोट करने लायक बताइए आपने। मैंने जितना हिंदी में लिखा है, अगर उसका आधा अंग्रेज़ी में लिखा होता तो आज मेरी ये हालत न होती जो है। सही बात है, सही बात, 2-3 आइलैंड अभी सही बात। हाँ हाँ हाँ, सही बात। नहीं नहीं, वो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो जो जो आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, तो हमारे जो साहित्य कला की किताबें हैं, मुझे तो लगता है वो उनसे मच मच बेटर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, श्योर, मच मच बेटर है, बहुत उनसे बहुत। मच मच बेटर है। मतलब तो इट्स ओनली के वो एक मार्केटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ तक नहीं पहुँचे। वहाँ एक बड़ा ऑडियंस, बड़ा मार्केट, बड़ा नेम, और अब ये किताब आगे की इतनी जगह उसकी बात होने लग पड़ी, इनको भी पता लग गया, इनको भी पता लग गया। तो होता क्या है कि जो हमारे साहित्य के दूसरे वाले हैं उनको जिसको प्लेटफॉर्म मिल गया, प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता है, तो उसी तरह से। और देखिए हर राइटर तो इस तलाश में रहेगा यार मेरी अंग्रेज़ी में हो जाए ट्रांसलेशन, हाँ और वो परेशान रहेगा अंग्रेज़ी में यार कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। पैसा खर्च करते हैं लोग, है ना, ये कोई बात। कोई यंग राइटर्स यहाँ पे है पीछे
कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें? आमतौर पे आप लोग बहुत एक्टिव रहते हो इस बार। हाँ भैया पूछो। हाँ भाई पूछिए सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए यहाँ पर और अपनी विचारधारा और सोच हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मैं राइटर नहीं हूँ, पर मेरा एक सवाल है, बहुत देर से मैं सोच रही थी जब कहा जाएगा तो मैं पूछूंगी। तो मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया जिस लाहौरी व्याख्या और जमीन के बारे में, कि बहुत से ऐसे किरदार थे जिनसे आप मिले थे, चाहे वो बिजली का मीटर देखने वाला इंसान हो या फिर नासिर के बारे में बात कही गई। तो जितने भी कैरेक्टर्स थे वो आपको अपनी जिंदगी में ही उनके किस्से या कहानियां आपको सुनने को मिली और उसके आसपास आपने एक कहानी बुनी। तो मेरा सवाल ये है कि पहले आपको किरदार मिले फिर आपने कहानी बुनी, या पहले आपने सब्जेक्ट सोच लिया था कि मैं इसके ऊपर कुछ कहानी बनाऊंगा, पर पहले मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग किरदार मिलने दो। नहीं, पहले किरदार मिले। तो आपकी पहले जो किरदार। विचारधारा है हाँ वो इस पे आधारित है कि पहले मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग किरदार मिलने चाहिए, जी कुछ हाँ। कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, हाँ और जी वर्तमान में वो हाँ सब्जेक्ट जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, तब मैं ऐसी कहानी बनाऊंगा। हाँ। लेकिन इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है ना। और देखिए आर्ट में या लिटरेचर में कोई डू एंड डोंट्स नहीं होते कि ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। कोई भी कुछ भी कर सकता है और अच्छा काम कर सकता है। तो ये कहना कि ऐसे करना है वो फार्मूला तो नहीं होता। और यही फ़र्क है देखिए साइंस में और आर्ट्स में। साइंस में अगर एक बार कोई चीज़ डिस्कवर हो गई कि H2O ये पानी है ना, तो पानी रहेगा वो। लेकिन लिटरेचर में अगर आपने पानी लिख दिया तो उसके 100 मतलब होंगे, है ना। आँख का पानी मर गया, पानी नहीं है, प्यास वगैरह वगैरह। वो तो एक शब्द जो है उसके मतलब अनेक हो जाएंगे। तो इसीलिए ये हर वक्त एक चुनौती रहती है। एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, जी जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि जब कैरेक्टर और सब्जेक्ट मिल जाए, एहसास की कहानी बनने वाली है, वो एहसास कब जागता है, कब आपको ये पता चल जाता है कि हाँ ये कहानी बनने वाली तो इस पे काम करना है। जैसी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट मिल जाता है ना। ये मिल जाता है कि यहाँ द्वंद्व है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है, तो लगता है कि हाँ अब बन जाएगी चीज़, आगे है क्या ना? होगा? आगे क्या होगा। अगर वो नहीं मिलता है तो उस वक्त तक आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता। है। और वो रेशो, सॉरी No, it is a collection of. सॉरी मैं एक बार पूछना शुरू कर दूँ तो फिर मैं रुकती नहीं हूँ। हाँ नहीं नहीं, पूछिए पूछिए, और कोई पूछ नहीं रहा, अभी पूछिए। टेक अ ब्रेक आफ्टर दिस हाँ, दिस तो क्वेश्चन, पहले देन आप वी पूछ लीजिए फिर मैं पूछती नहीं हूँ। नहीं नहीं, हाँ आस्क एक बार पूछ लो। अच्छा, तो जो रेशो रहता है, जो एक प्रपोर्शन रहता है, वो क्या रहता है जब हम बात कॉन्फ्लिक्ट की करते हैं? क्योंकि अगर आपके समय की हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि लोगों को चाहिए मनोरंजन, क्योंकि उनकी जिंदगी ऑलरेडी बहुत सारा ड्रामा टेंशन बहुत कुछ चल रही है, तो उनको लगता है कि मुझे एक एंटरटेनमेंट चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए कि जिसको सुनकर या जिसको पढ़कर मुझे सुकून के 2 पल मिल जाए या वो एहसास हो जाए। तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो वो क्या परसेंटेज है कि मुझे लगे कि नहीं 50-50 को रेशो ठीक है, इतना ऑडियंस मैनेज कर लेगी या संभाल लेगी, या जो पढ़ने वाले लोग हैं वो संभाल लेंगे, या चलो 20% कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं और 80% कहानी आसपास बुन देते हैं। अब देखिए ये अपना नाम बता दो। मेरा नाम चेतना शर्मा है। परसेंटेज वाली बात जो कही आपने, तो ये तो बड़ी बड़ी सीरियस बात है। कितने परसेंट क्या होना चाहिए। मुझे याद आ गया केरल में मैं एक रेस्टोरेंट में गया, तो उसमें लिखा हुआ था कि क्या कुछ 100% हलाल। तो मैंने कहा 80% भी कहीं होता होगा, कहीं 70% भी होता होगा भाई, अगर इसने लिखा 100%। तो ये परसेंटेज वाली बात थोड़ी मुश्किल है साहब मेरे लिए। एक एक इसी हाँ पे मेरे को भी सवाल हो गया परसेंटेज का सोच के हाँ कि भाई जो आपकी सबसे फेवरेट स्टोरीज है खुद की, हाँ या बेस्ट वर्क्स, उसमें कितना परसेंटेज रियलिटीज का रहा है और कितना परसेंटेज इमेजिनेशन रहा है? देखिए ये भी स्टोरी टू स्टोरी डिफ़र करता है ना। लेकिन आमतौर से इमेजिनेशन उतना होता है जो रियलिटी के साथ मेल खा जाए।
देखिए लिखने वाले जो यहाँ हमारे दोस्त हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जो फ़िल्मों की कहानियाँ वानियाँ लिखते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा इमेजिनेशन करो कि जो रियलिटी के साथ मैच करता हो। अगर रियलिटी के साथ मैच नहीं करेगा तो वो फिर निकल जाएगा ऑडियंस बाहर, वो दबाव उसका कोई लेगी मतलब कि ये नहीं होगा। कुछ फिर भी कितना परसेंटेज आपको लगा है कि हाँ जो लिखा है किताब और देखो वेरी कर सकता है, मतलब ये पुट कि इट डाउन टू परसेंटेज 10% से 50% तक हो सकता है। ओके प्रोफेसर जी विजया कुछ जी जी जी। नहीं, मुझे मुझे कनेक्शन में पूछना था हाँ। कि जैसे आप टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टोरी, आप एक स्टोरी लिख रहे हैं जी तो स्टार्टिंग में जब आपने कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई की तो तभी हम एंड तक लेके सोच में जाते हो एंड फिर उसके बाद लिखते हो, या अभी आस्किंग द राइटिंग प्रोसीजर। तो इसलिए यहाँ बहुत सारे राइटर्स डू होंगे यू ऐसे डू यू हाँ एंड डू यू बिगिन विद द हाँ क्लाइमैक्स हाँ हाँ उनके बिहाफ पे मैं पूछ रही हूँ, किसी के हाँ राइटर्स के बिहाफ पे, क्योंकि मुझे किसी का पता है वो लिखते हैं इस फिर उनको पता नहीं अब ये स्टोरी से आगे कैसे निकलना। हाँ। मतलब तो क्लाइमैक्स आप क्या क्लाइमैक्स करते हैं, डू यू बिगिन विद द आप एंड क्या करते हैं, मतलब आपका राइटिंग प्रोसीजर में पूछो, आप एंड तक सोचते हो कि इसको कैसे निकलेंगे यहाँ से, या जैसे स्टोरी बढ़ती है। देखो कभी कभी ये होता है कि आपको एंड तक पता होता है ना, और कभी ये होता है कि लिखने की प्रोसेस में आपको एंड मिल जाता है ना। ऐसे कभी हुआ तो है? अगर लिखने की प्रोसेस में मिल गया तो बहुत अच्छा है, और अगर कंट्राइव्ड है वो तो थोड़ा सा वीक होता है। जैसे मान लीजिए कि मंटो की कहानियों में सारे एंड जो हैं वो डिफाइंड हैं। मंटो की कहानियाँ जो हैं वो अगर आप कहानी के हिसाब से देखिएगा तो वेल स्ट्रक्चर्ड हैं कहानियाँ उनकी, और उसमें बिगिनिंग टू एंड लगता है कि राइटर को मालूम है कि मुझे क्या लिखना है ना। तो वो कहानी वाले के लिए अच्छी बात नहीं है। मंटो के आप खाके पढ़िए, खाके मतलब उनके स्केचेस, वो उनकी कहानियों से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें आप जो नॉन फिक्शन होता है ना उसमें स्ट्रक्चर आप दे नहीं सकते। फिर राइटर की जीनियस पता लगती है कि वो कितना जीनियस है कि वो बिना स्ट्रक्चर के ऐसी चीज़ लिख रहा है कि जो आपको अच्छी लग रही है। प्योर हो सकता है हाँ प्योरिटी में एक आ सकती बहुत है बढ़िया। कि चार्ली मुझे आपका राइटिंग खुद मतलब का खुद जानना का था आपका कि आप क्या पहले से देखते हो और फिर लिखते हो। एंड जैसे मैंने कहा था कुछ होते हैं ऐसी कहानियाँ कि जिसमें पता लग जाता है कि अब ये एंड क्या लगभग होगा वैसे इसका। होगा कुछ ऐसी होती हैं कि जिनमें इवॉल्व होता है, बाद में पता चलता है। लेकिन सवाल यही होता है कि आप जिस लेके जिस चीज़ को चल रहे हो उसको समअप करना होता है एक तरह से, उसको आप या तो डायरेक्शन देना होता है उसको आपको, या समअप करना होता है, या आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये तो एंड करने के लिए ये तीन चार तरीक मतलब ये तीन चार उसकी ज़रूरतें हैं। एंड ऐसे नहीं होगा बेकार में। हेलो सर, जी। मेरा नाम राहुल है। मैं लाहौर की बात करना चाहूँगा। लाहौर में एक किरदार है जावेद करके। कौन? जावेद? जावेद, हाँ जो मिर्ज़ा का बेटा है। हाँ तो आमतौर पर हम एक्टर्स ओरिजिनल राइटर से मिल नहीं पाते हैं, ये सवाल कर नहीं पाते हैं कैसा क्या। तो अब 1947 की कहानी थी। अब जावेद उस टाइम का जो था, अब हम जो है 2000 के बाद वाले कौन है, तो हम लोग वो साइकी मैच नहीं कर पाते हैं एक बार। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या साइकोलॉजी रही होगी उस कैरेक्टर को लिखने की, आपने इस पर्सन से इंस्पिरेशन ली थी या फिर क्या देखा था, मतलब क्या साइकोलॉजी रही होगी उस कैरेक्टर को। देखिए जावेद का जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है नाटक में, तो आप जानते हैं कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट उसका रोल नहीं है ना। वो एक सपोर्टिंग एक्टर है, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। सपोर्टिंग कैरेक्टर है कि वो माई को मतलब माई के लिए वो जो है बिल्डअप कर रहा है ना, माई के लिए बिल्डअप कर रहा है। और ये देखिए एक बड़ी मज़ेदार बात होती है कैरेक्टराइजेशन में कि आप किसी कैरेक्टर को बिल्डअप करते हो विद द हेल्प ऑफ अदर कैरेक्टर्स, है ना। मतलब वो कैरेक्टर एक बिल्डअप हो रहा है लेकिन वो खुद नहीं हो रहा बल्कि दूसरे लोग उसको कर रहे हैं। तो जावेद उस तरह का एक कैरेक्टर है। और ये इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल प्लेन चल रहा है, लगभग प्लेन है, कोई कोई चेंज नहीं है ना। तो और
उस ज़माने के लिहाज से वो जो सोसाइटी थी कि जहाँ बेटे बाप का कहना मानते थे और बाप और बेटे के भी बीच में एक रिस्पेक्ट और मतलब सम्मान की बात हुआ करती थी, तो उस किस्म का कैरेक्टर है। हाँ, और जी मेरे एक ऑलरेडी पूछा, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी इच्छा है सर आपसे पूछने की, क्योंकि ये बात बीच में उठी थी अपने कि अपनी बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी कहानियाँ नहीं आती। अब हमारी पूरी इंडस्ट्री ली गई है हॉलीवुड से। अब राजा हरिश्चंद्र बनी थी पहली फिल्म। हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं सर, ये आप चाहे रिसर्च कर लें सब लोग, 90% फिल्म आज भी, जेम्स बॉन्ड है तो जेम्स बॉन्ड का नॉवेल पहले लिखा गया है, वेनहर बनी है, या जितनी भी ऑस्कर विनिंग या जितनी 90% फिल्में आज भी हॉलीवुड में किसी नॉवेल या किसी बहुत अच्छी कहानी जो ऑलरेडी रिटर्न है, जिसका एक स्ट्रक्चर सेट है। अपनी इंडिया में जब फिल्में स्टार्ट हुई तो प्रॉपर वो उन्होंने महाभारत से या रामायण से या जो भी लिटरेचर हैं, नल दमयंती बनती थी, या बहुत सारी ऐसी सॉलिड फिल्म से लेके बहुत टाइम तक वो रहा। फिर बीच में ये जो टाइम आया जिसमें फुल कमर्शियल हो गया, अभी और तो डीवीडी से पहले बीच में डीवीडी का युग आया। हाँ। ये किसी और ये फिल्म है, यहाँ बनी थी, अब ये इसको कॉपी करके दे दो एक दो महीने के अंदर। ये बीच में आया सब, तो ऐसा स्टार्टिंग में था। अब अभी की मैं रिसेंट बात बताऊं तो, अब मैं किसी का नाम ले अच्छा, रिसेंटली हाँ, ये इसी पे अगर कोई राइटिंग करता रहा है तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया हो कि रिसेंटली आपने एक्सपोजर वही मिला? मैं ये बताना चाह रहा था सर कि मैं एक बड़े प्रोड्यूसर के पास गया और उनसे मैंने एक बहुत ही ऐसी ऑलरेडी वो ऑस्कर विनिंग फिल्म है, तो मैंने उनसे कहा सर कि इसके बेस पे मैंने उसको इंडियन वर्जन पे एक कहानी लिखी है, और नाम नहीं बताऊंगा तो वो सब डिस्क्लोज हो जाएगा। तो अब वो फिल्म लाइन के बहुत जाने माने प्रोड्यूसर और एक्टर और बड़े नाम वाले लोग हैं, और लेकिन कल्चरली या ये इस किस्म का नॉलेज उनको जीरो है। अब ऐसे माहौल में आपकी आपके कोई एक्सपीरियंसेस इस बारे में थोड़ा बताइए। उनको अंदाजा आई थिंक मसालेदार रहेगा ये वाक्य तो। देखो ये, और जैसे आपने नाम नहीं लिया मैं भी नाम नहीं लूँगा, सॉरी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप फिल्म बना रहे हैं हिंदी में तो हिंदी आपको आनी चाहिए, है ना। हिंदी लिटरेचर आपको पढ़ा होना चाहिए, आप हिंदी सोसाइटी के बारे में कुछ जाने हैं। अगर कोई पूरी तरह वेस्टर्नाइज्ड है ना, सोच समझ उसकी, पूरा उसका अंदाज, उसकी ज़िंदगी, उसके रवैये, उसका एटीट्यूड, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सारी वेस्टर्नाइज है, तो वो हिंदी फिल्म अगर नहीं बनाए तो अच्छा है, अंग्रेज़ी में बनाए, किसी और ज़ुबान में बनाए। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ है, ये प्रॉब्लम यहाँ आप देखते हैं। और क्यों है ये, कब से शुरू हुई, आप ये देखिए कि यहाँ ऐसे डायरेक्टर रहे जैसे महबूब वगैरह थे, है ना, जो बिल्कुल ग्रास रूट से आए हुए लोग थे। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो ग्रास रूट फिल्में थीं, लेकिन अब वो ट्रेंड जो है ख़त्म हो गया है, अब वो नहीं रहा। इसीलिए आप देखिएगा कि रीजनल सिनेमा आज ज़्यादा पावरफुल है। क्यों है कि वो अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा भी अभी हिंदी रीजन में जाएगा, यहाँ नहीं रुक सकता। हिंदी सिनेमा अगर बनना है तो यहाँ जो बनता है सिनेमा वो हिंदी सिनेमा है नहीं, वो हिंदी सिनेमा नहीं, वो एक ख़ास किस्म का सिनेमा है, जो किसी भी जगह का हो सकता है, क्योंकि वो पैन इंडिया है, या मतलब पूरी दुनिया के लिए मुझे है। लगता है आजाद जी, एक मेरी इसमें थॉट आई हम्म, कि एक कारण मेरे ख्याल से बहुत ख़राब फिल्में क्यों बन रही है, हम्म, क्योंकि आजकल के जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा सिनेमा देख चुके हैं। तो उनको ऐसी चीज़ लगता है कि यार ऐसा कुछ नया बनाते हैं, ये तो ये बना चुका है, वो तो वो बना चुका है, ये तो बहुत प्रिडिक्टेबल है, तो एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो नया हो। तो उसमें उन लोग को एक फ़ेक चीज़ें, फ़ेक प्लॉट्स वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं कि भाई ये चीज़ लगता है देखी हुई नहीं है ये। जैसे मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है ऐसे पिचिंग सेशंस वगैरह, कि लेखक कुछ लेके आता है जो बहुत ड्रामेटिकली इंटरेस्टिंग है, फेक, कि ऐसा हो जाता है वैसे हो जाता है। एक्टर को लगता है कि अरे यार इसमें मेरा अच्छा कॉस्ट्यूम आ जाएगा, डन, आगे बताओ, गो एंड से आई डू दिस फिल्म। तो आई डोंट नो, मतलब आप क्या, आपको लगता है कि ऐसा भी बहुत ओवर लर्निंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम? वो तो बहुत बड़ी बात है।
देखिए वो तो कहा गया ना, ज्ञान जो है अगर आप ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, है ना, तो वो पंचतंत्र की कहानी है ना, जिसमें वो भाई थे, उन्होंने कहा शेर को खा गया था वो, है ना। तो ये कहानी तो आप लोग जानते होंगे ना, वो पंचतंत्र की कहानी के 3 भाई थे, बड़े ज्ञानी थे, शिक्षा लेके जा रहे थे जंगल में। एक ने देखा कि कुछ हड्डियां पड़ी हुई, तो उन्होंने कहा मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये शेर की हड्डियां हैं। दूसरे ने कहा कि मैं अपने ज्ञान से इसमें जो है वो मांस और इसको जीवित कर सकता हूँ। तो तीसरे ने कहा पहले मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दो। तो वो पेड़ पे चढ़ गया, इधर जीवित हुआ, वो दोनों को खा गया। तो मतलब ये कि ज्ञान को अगर आप नहीं रखोगे कायदे से संभाल के, तो आपको खा जाएगा। तो वो अतिरिक्त I've been asking too many questions and एक बड़ा important question है। जी जी जो राइटर होता है जब वो अपनी जो राइटिंग है या अपना किसी प्लेयर को दे देता है या किसी डायरेक्टर को फिल्म बनाने के लिए दे देता है, तब अगर वो डायरेक्टर उस स्टोरी के साथ में उतना मतलब उससे इधर उधर हो जाता है, तो ऐसे लाइफ में ऐसे आपके वाकई आया है, आपने लगा कि नहीं यार मुझे इससे तो बेटर है मैं वापस ले लूँ, या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो बात यह है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फ़र्क है। अब मैं एक नाटक दूं किसी को फिल्म बनाने के लिए और मैं चाहूँ कि नहीं बिल्कुल वैसे ही बने जैसा कि मेरा नाटक है, तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि मीडियम अलग है ना सर। तो मीडियम की लिबर्टी तो उसको लेनी लेनी पड़ेगी, वो कोई कोई बात। लेकिन सवाल ये कितनी, एक ये जैसे परसेंटेज की बात थी ना, यहाँ आ जाती है परसेंटेज कितना, कितने परसेंट वो लिबर्टी लेगा। अगर उसने ज़्यादा लिबर्टी ले ली तो पता चला कि जो ओरिजिनल थॉट है वो ख़त्म हो गया। तो ये होता है कि जो जो बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर हैं वो ये कोशिश करता है कि सब्जेक्ट के अंदर से रियलिटी को और निकाले, है ना सर। और जो जो समझदार डायरेक्टर नहीं होता वो उसमें ऐड करता है। तो जैसे आप ऐड कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि आप टेक्स्ट के अंदर से कुछ नहीं निकाल पा रहे, इसीलिए आप कुछ उसमें जोड़ रहे हैं, तो वो जोड़ देते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। वो आपका को ऑथर बन जाता है कभी कभी, हाँ आपको लगे यार ये मेरी कहानी कि तेरी कहानी है। जो अपने हाँ तो जैसे आपने मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है, अभी आपने मंटू साहब का नाम लिया था कि हाँ हाँ उनकी जो स्टोरी लिख के पता चल जाता हाँ है हाँ कि वेल स्ट्रक्चर्ड है। शायद उनकी लाइफ की अवेयरनेस इतनी रही हो, आसपास में उन्होंने देखा हो, उनको पता है क्या लिखना है और कैसे फिनिशिंग पॉइंट पर लेकर आना है। जैसे मैंने काफ़ी स्टोरीज लिखी हैं, स्ट्रीट प्लेज लिखे हैं, टॉक शोज लिखे हैं। मैं एक्टर, मैं स्कूल में भी ड्रामा टीचर एज जॉब करता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट मीडियम है कि मैं कुछ स्टोरी लिखी, कुछ टॉक शो पर लिखा और उसको प्रेजेंट कर दिया। पर जब मैं कोई प्ले लिखने जाता हूँ तो अब जैसे मेरी लाइफ का पैटर्न ये है कि फिक्स मैं नहीं चाहता, क्योंकि लाइफ फिक्स नहीं रख सकती। नेक्स्ट मोमेंट पर क्या हो रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मेरा ऐसा है कि स्टोरी में मुझे पता है कि क्या डिलीवर करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि लाइफ आपके ऑडियंस भी बच्चे हैं, और प्लस मुझे पता है कि क्या कंटेंट डिलीवर करना है, कैसे करना है। पर जब मैं प्ले लिखने बैठ रहा होता हूँ तो ऐसे कि एक दिन लिखा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लिखा, फिर लगा कि यार वो नहीं है, मतलब फ्री फ्लो। अब जैसे जो मेरी लाइफ है फ्री फ्लो चल रही है, जब प्ले में मैं लिखने पर आता हूँ फ्री फ्लो चल रहा है चल रहा है, फिर ऐसा लगता है एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि मैं शायद रोक देता हूँ। स्टोरीज है वो मैं लिख देता हूँ, पर नाटक के लेवल पर थोड़ा ऐसा लगता है कि स्ट्रगल फेस करता हूँ, क्योंकि मैं शायद जो मेरी लाइफ का प्रोसेस है कि फिक्स नहीं रखना, जो चल रहा है फ्लो, एंडिंग जो भी आएगी प्रोसेस में आएगी तो मैं रख लूँगा, अगर नहीं आएगी तो पता नहीं। देखिए, जब आप लिखने जाते हैं, प्ले लिखने गए, आप क्या तैयारी करके जाते हैं। जैसे कोई शेर का शिकार खेलने जा रहा है तो तैयारी करेगा, भाई बंदूक बंदूक सही करो, साफ़ करो, कारतूस लाओ, ये लाओ वो लाओ, खाना लाओ, पानी लाओ, सब तैयारी करके एक मचान बनाओ, यहाँ बैठेंगे, ये करेंगे। आप जब नाटक लिखते हैं तो आप क्या तैयारी करते हैं, जैसे अगर कोई तैयारी करते हैं क्या, स्टोरी के लेवल पर अगर मुझे पता हैं। है, जैसे अगर मैं कहानी लिखता हूँ तो नहीं, हाँ, कोई भी जैसे काम मुझे कर। गवर्नमेंट सिस्टम पर बात करनी है, जैसे अभी मैंने 1-2-3 टॉक शोज करवाए थे, तो मुझे पता था गवर्नमेंट सिस्टम की, गवर्नमेंट का काम, जैसे एक कंटेंट मेरा था कि मैं मेंटल हेल्थ पर बात करूँगा। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, पर
अगर किसी कंट्री में सक्सेसफुल लोग बोल देते हैं कि इसके पास इतना पैसा है, ये सक्सेसफुल कंट्री है, ये उसकी ऑडियंस ही सक्सेसफुल है, बट अगर उनकी मेंटल हेल्थ उस लेवल पर नहीं है, पैसा है सब कुछ, तो वो आप गवर्नमेंट का फेलियर ही है, क्योंकि वहाँ आप मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बट काउंसलिंग ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जिसकी वजह से आपकी आम जनता स्ट्रगल कर रही है। तो जैसे कुछ टॉपिक मैंने उठाए तो वो आ गया। अब जैसे नाटक के, हाँ ये शायद कि मैं शायद इतना काम नहीं करता हूँ स्टोरी पर, क्योंकि पता है कि 15-20 मिनट की स्टोरी है, 4 से 5 दिन मैंने आइडिया पकाया, जैसे प्रिपरेशन की, फिर मैं लिखने बैठा, 1 सिटिंग में से स्टोरी लिख जाती है, 2-3 घंटे 3-4 घंटे बैठा, कहानी आ जाती है। पर नाटक हाँ शायद प्रिपरेशन मतलब ऐसा है कि मैं शायद इनिशियली स्टार्ट कर देता हूँ, शायद बीच में ऐसे जो आता जा रहा है वही करता हूँ, हाँ शायद ये कि क्योंकि नाटक में मुझे लग रहा है कि बहुत पेशेंस। हाँ, नाटक की तैयारी किया कीजिए बाकायदा, वहाँ नोट्स बनाइए अपने, और कैरेक्टर्स के बारे में बताइए, टाइम के बारे में बताइए, रिलेवेंट सिचुएशंस और क्या हो सकती हैं वो बताइए, इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्या हैं वो बताइए, ये सब तैयार करके बैठिएगा लिखने के लिए। सर मुझे एक किस्सा याद है, क्या? 2016-17 की बात है, इनिशियल डेज थे मेरे थिएटर के। हाँ तो आपकी एक स्टोरी है मैं हिंदू हूँ, हाँ हाँ मैंने वो पढ़ी, हाँ फिर हमने उसको परफॉर्म भी किया। हाँ तो फिर वो पढ़ परफॉर्म करते करते कुछ इंसिडेंट्स होने लगे, फिर देख के लगा कि यार ये तो आज भी हो रहा है, इन्होंने बहुत पहले लिख दिया था, हाँ। आज भी वही हो रहा है। मैं हिंदू हूँ कहानी बड़ी अजीब कहानी है, क्योंकि देखिए जो घटना है ना वो 40 साल पहले हुई थी। 40 साल पहले जो काम हुआ, जो घटना घटी, उसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कहानी हो सकती है। तो क्या होता है, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस आपका हुआ तो हो सकता है कि बाद में आपको ये लगे जाके आगे चल के कह रहे ये तो ऐसा है। तो ये रहा। इससे मेरे को एक जिज्ञासा जाग रही है, ऐसे यही बात को सोचते हुए कि डेकेड बाय डेकेड या 2 डेकेड्स जैसे भी आपको, जैसे एज एज जूनियर्स हम जानना चाहेंगे कि डू यू थिंक कम्युनलिज्म बढ़ा है, घटा है, सेम है इंडिया में से 50 इयर्स टू नाउ अगर आप देखते हैं? देखिए कम्युनलिज्म बहुत बड़ा है, और दूसरी बात यह है कि कम्युनलिज्म हमारे यहाँ बड़ा डीप रूटेड है, हम्म, और अफसोस की बात यह है कि इसके बारे में कभी खुल के बात नहीं हुई। नेशनल डिबेट होना चाहिए था, पूरा नेशनल डिबेट खोल के, कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आओ मिल के बैठ के इसको लॉजिकली सोचें। ये कांग्रेस ने इसको दबा दिया नीचे, है ना, कारपेट के नीचे। कांग्रेस के अंदर खुद ऐसे लोग थे कि जिनका दिमाग साफ नहीं था कम्युनल इशू के ऊपर। फिर कांग्रेस ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, कि भाई मुस्लिम वोट मिले उनको। और उसके बाद जो ये संवित सरकारें बनी यूपी बिहार में, इन्होंने तो इंतहा कर दी। इन्होंने मुस्लिम वोटों को लेने के लिए ऐसा भयानक काम किए, ऐसे भयानक काम किए कि पूरी कम्युनिटी को इन्होंने जो है वो बदनाम करवा दिया, है ना। जैसे वो हज हाउस बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि 50 इयर्स में घटा नहीं है कम्युनल, बहुत बड़ा बढ़ाई है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। 50 इयर्स पहले आप लोग ज़्यादा प्रेम से रहते थे विद इन कम्युनिटी, अमंगस्ट हाँ। इंटरफेथ। देखिए पहले ये था, मैं बताऊं आपको फ़र्क क्या है, मज़ेदार फ़र्क है। पहले ये माना जाता था कि कुछ लोग कम्युनल हैं, कुछ थे, और वो जो कुछ होना था हो गया, छुट्टी कटी। लेकिन ये है कि आम लोगों का कोई संबंध नहीं था, आम लोग। लेकिन अब ये हो गया है कि आम लोगों के अंदर इतना ज़्यादा कम्युनलिज्म हो गया है कि आपको बाहर निकलते हुए, अपना नाम बताते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मैं अपना, जैसे मान लीजिए मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, अकेला हूँ, और कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो नाम बताना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। पहले नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था। तो इस तरह से जो कम्युनलिज्म बढ़ा है उसका लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और वो सबके लिए बहुत ख़तरनाक है, सबके लिए।
हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर पूछिए। आपने जो बोला नेम से रिलेटेड, क्या क्या यही वजह थी कि क्या कह रहे हैं? 40s और 50s में दिलीप कुमार एंड मीना कुमारी काइंड ऑफ नाम रखा गया इंस्टेड ऑफ देयर ओरिजिनल नेम? मीना कुमारी और दिलीप कुमार नाम रखा गया। उनका इंडिविजुअल नाम इन सिनेमैटिक वर्ल्ड में फॉर रिप्रेजेंटेशन। देखिए उस ज़माने में तो पूरी तरह शो बिज़नेस था ना, तो शो बिज़नेस के अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, है ना साहब। शो बिज़नेस में तो जो चलता है, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो वही होता है। उसमें ये कॉमनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं था, बिकॉज ऑफ लिमिटिंग इफेक्ट के लिए। उसमें शो बिज़नेस के हिसाब से था। आगे से हमें अपना नाम रखना पड़ेगा टॉम क्रूज, क्योंकि देखो आजकल हिंदी फिल्में ग्लोबल भी हो सकती है। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि आप ऐसे कुछ 2-3 किताबें बताना चाहें जो हम लोग किताबें पढ़ने के इच्छुक हैं, उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। देखो एक तो जो मैंने अभी जिक्र किया था गोरकी की ऑटोबायोग्राफी है 3 वॉल्यूम में, वो पढ़ लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका रवैया बदल जाएगा, ज़िंदगी की तरफ आपकी जो सोच है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो बड़ी किताबें वही होती हैं कि जो आपको बदल दें, आपको लगे कि पढ़ने के बाद आप वो नहीं रहे जो आप थे। लेकिन वो किताब सर जिसपे जो हमको आपके बारे में अगर पहली कोई किताब पढ़नी हो तो कौन सी होगी सर? मेरी पहली किताब कोई पढ़नी हो, आपको क्या पढ़ेंगे? नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, क्या पढ़ेंगे, या ट्रेवलॉग, क्या पढ़ेंगे? सब में एक एक बता दीजिए। हैं? सब में एक एक बता दीजिए। बहुत हो जाएगा। मतलब पर क्या पर्सनल फेवरेट एक होता है कि ऐसी कोई किताब जो आपको लगे कि यार ये मेरे पर्सनली दिल के बहुत करीब किताब थी, चाहे प्रशंसा मिली हो, कम कम हो या ज़्यादा हो, प्रशंसा कम मिली हो ज़्यादा मिली हो, लेकिन आपके हिसाब से लगे कि अरे यार this is the देखिए book I एक want to एक come back नॉवेल है मेरा जिसका नाम है 7 आसमान, तो इसका जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ है, तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़ में तो ये बहुत से पब्लिशर हैं, राजकमल और राजपाल, उन्होंने जो बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं वो छापी हैं। पतली किताब है, उसमें 5-7 मतलब 10 कहानियाँ हैं, वो पढ़ सकते हैं आप। आज के लिए थैंक्स अ लॉट टू ड्रामा ड्राफ्टिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस येट अगेन। ऋषभ मिश्रा अपने कैबिन में रहते हैं इस ज्ञान से वंचित, क्योंकि ये सब अब करना पड़ता है ऑर्गेनाइज। तो थैंक्स टू हिम और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग देयर एंड ऑफ कोर्स आपसे मुझे लगता नहीं कि शायद इस साल मैंने इतना स्कॉलरली एक कंपनी मुझे मिली अरे होगी। नहीं नहीं, आपके जो किस्से सुनाते हैं एक दिमाग पे ऐसे छाप छोड़ जाते हैं कि उसके बारे में आप बार बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं। सो थैंक्स अ लॉट। बहुत आप लोगों को शुक्रिया, आपने इतना सुना, आजकल कौन किसको सुनता है।